हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पे। आप सबके बीच में मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और बिल्कुल शानदार प्रकार से सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, ये जो क्लास आयोजित की जा रही है टारगेट ऑन की तरफ से, ये आप सब अभ्यर्थियों की ध्यान में रख करके जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और विशेष तौर पे आज की कक्षा ऐसे एस्पिरेंट के लिए है जो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जब सीटेट की बात की जाती है तो आप जानते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है। आप किसी भी राज्य के अंतर्गत अगर अध्यापक बनने के लिए सपना संजोए हैं या केंद्रीय स्तर के अध्यापक बनने के सपना संजोए हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सीटेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करें, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, केंद्रीय पात्रता परीक्षा को आप क्या करें, पास करें। ये बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार आप स्टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करके या पात्रता परीक्षा को पास करके भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, या ये देखते हैं कि मैं यूपी से होकर के बिहार में, मैं दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में, या फिर नवोदय विद्यालय में, या मैं हिमाचल प्रदेश में, मैं उत्तराखंड में, मैं राजस्थान में, कहीं भी जाकर के मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, तो किसी भी राज्य में जाकर शिक्षक बनने के लिए आपके जरूरी ये हो जाता है कि केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट की परीक्षा को आप उत्तीर्ण करें। और सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? डीएलएड या बीएड, ये आपके पास होना जरूरी। आप इस अर्हता को पूरा करते हैं और फिर आप पात्रता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। टारगेट ऑन यानी कि टारगेट विद आलोक आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहा है, जिससे आप मदद लेकर के आप सीटेट की परीक्षा को बड़ी आसानी के साथ उत्तीर्ण कर सकते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप सभी के बीच में साझा करता हूं अपने संस्था से संबंधित। देखिए, अगर आप सीटेट से संबंधित या संस्था के संबंधित किसी बैच की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं किसी बैच के संदर्भ में। विशेष तौर पे सीटेट के विषय में अगर बात किया जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, सीटेट बैच वालों के लिए है। आप ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, यानी कि सीटेट के बैच के साथ, जहां आपको मिलता है पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और वीडियो क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर मिलती रहेंगे। यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम बैच, यानी कि टेलीग्राम बैच जो हमारा सीटेट का है, उसके साथ हमारे जुड़ सकते हैं। आज की हमारी आपकी जो कक्षा होगी वो विशेष तौर पे आप जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन की पेडागोजी को लेकर के इस कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, किसके लिए? सामाजिक अध्ययन की पेडागोजी के लिए इस कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको पहले सीटेट 6 to 8 की स्ट्रक्चर बता देता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र का गठन किया जाता है, कैसे प्रश्न आते हैं, और उसके बाद उसमें सामाजिक अध्ययन की क्या भूमिका होती है, और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो शिक्षण का हिस्सा होता है उसे हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं और कैसे हम उसका उपयोग करते एग्जाम में बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करें, अगर हम सीटेट की बात करें, किसके विषय में, अगर हम और आप चर्चा करें सीटेट के संदर्भ में, और सीटेट में भी 6 to 8 की बात करें, किसकी बात करें? अगर सीटेट में हम और आप मिलकर के 6 to 8 की बात करें तो एक बात ये समझिएगा कि 6 to 8 हो या फिर हम कह लें कि 1 to 5 हो, सभी में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुल मिलाकर के 150 प्रश्न ही आते हैं। ये आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि इसमें कुल कितने प्रश्न आते हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न जो आते हैं 6 to 8 के लिए, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनकी रूपरेखा होती है, किस प्रकार की होती है, तो आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर पहले जो सेक्शन होता है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का होता है। देखिए, यहीं से भी आपका सामाजिक अध्ययन निकल करके आएगा और फिर वो विषय वस्तु निकल करके आएगी जिसके अंतर्गत हम और आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत बड़ी सारी चीजों का अध्ययन भी करते हैं। तो सबसे पहले हिस्से में आपको सीडीपी के आपको 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? 30 क्वेश्चन। इसके बाद आपको L1 यानी कि भाषा प्रथम आपको मिलेगी, और भाषा प्रथम पर सामान्यतः लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग क्या लेते हैं, हिंदी को ही चुनते हैं, यानी कि आपको 30 क्वेश्चन हिंदी के मिल जाएंगे यहां पर, आप जानते हैं। और इसके बाद L2 यानी कि लैंग्वेज द्वितीय जो है, जिसको हम कहते हैं भाषा द्वितीय कहते हैं, और भाषा द्वितीय के तौर पे सामान्यतः या तो आप अंग्रेजी विषय का चयन करते हैं या फिर आप संस्कृत भाषा का चयन करते हैं। तो इन दोनों में से भी कोई आप एक चुनते हैं और यहां से भी आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 30 क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद आपका जो चौथा हिस्सा होता है, यानी कि
अभी तक यहां पर केवल और केवल 3 हिस्से हुए हैं और आप कहां पहुंच चुके हैं, 90 क्वेश्चन तक आप पहुंच चुके हैं। आप कहां पहुंच चुके हैं, आप 90 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आपका हिस्सा है सामाजिक अध्ययन। अब किसका सामाजिक अध्ययन होगा, किसका गणित विज्ञान होगा, यह भी समझ लीजिए। जिन्होंने ग्रेजुएशन में, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में साइंस की पढ़ाई की है, साइंस की पढ़ाई की है, उनके जो है 60 क्वेश्चन उनके आएंगे मैथ और साइंस को मिला करके। उनके 60 क्वेश्चन किसके आते हैं, मैथ और साइंस को मिला करके। और जिन्होंने ग्रेजुएशन में आर्ट्स से पढ़ाई की है, यानी कि जिन्होंने बीए किया है, बीए करने वाले जो विद्यार्थी हैं, या यूं मैं कह लूं कि जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई की है, उनको 60 क्वेश्चन मिलते हैं एसएसटी के। किसके मिलते हैं, एसएसटी के मिलते हैं। तो ये जो क्लास आयोजित की गई है, ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है जो एसएसटी विषय को ध्यान में रख करके, एसएसटी विषय को लेकर के 6 to 8 सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस कक्षा का आयोजन किया गया है। जिन्होंने 6 to 8 सीटेट के लिए अप्लाई किया और एसएसटी विषय को ध्यान में रखकर किया है, तो उनके लिए ध्यान दीजिएगा, जो अगला हिस्सा होगा वो एसएसटी कहलाएगा। और एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन, जिसको आप कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, सामाजिक अध्ययन कहते हैं। और इसके कुल मिलाकर आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 60 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 60 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कि यहां तक आते आते आपके जो है 90 क्वेश्चन हो जाएंगे और 60 ये कुल मिलाकर के आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए होता है, 60% यानी कि 90 मार्क्स चाहिए होता है। अब आइए इस विषय में बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन की संरचना कैसे होती है, क्योंकि हम लोगों की जो क्लास है वो सामाजिक अध्ययन की पेडागोजी के लिए केवल और केवल है। मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर एक बार आपको बता देता हूं कि सामाजिक अध्ययन की संरचना आखिर कैसे होती है 6 to 8 के लिए। इसके बाद हम देखते हैं पेडागोजी वाले हिस्से पर, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, हम लोग जो विषय पढ़ते हैं विशेषतौर पर विज्ञान वाले विषय, आप कई जगहों पे देखेंगे सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ मिलता है आपको। इस विषय के रूप में क्या मिलता है, सामाजिक विज्ञान मिलता है। तो देखिए, जो विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं ना, इस विज्ञान को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। ये हमारा ये विज्ञान 2 प्रकार से होता है। एक विज्ञान कैसा कहलाएगा, एक विज्ञान हमारा कहलाता प्राकृतिक विज्ञान कहलाएगा। एक विज्ञान क्या कहलाता है, एक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान कहेंगे हम। और दूसरा विज्ञान होता है जिसे हम आप पढ़ने जाते हैं, वो आप इसको हम मानवीय विज्ञान के तौर पे पढ़ते हैं। किसके तौर पे, इसको हम मानवीय विज्ञान के तौर पे पढ़ते हैं। समझिएगा, आपके समझने के लिए है, जब प्राकृतिक विज्ञान की बात आएगी तो आपने सुना होगा कि हम आप क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान की पढ़ाई करते हैं। हम आप क्या करते हैं, हम आप रसायन विज्ञान की पढ़ाई करते हैं। किसकी, रसायन विज्ञान की। हम आप क्या करते हैं, जीव विज्ञान की तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं। तो एक तो इस प्रकार का विज्ञान है, और दूसरा विज्ञान जो निकल करके आता है उसको हम आप किस रूप में देखते हैं, मानवीय विज्ञान के रूप में देखते हैं। क्यों, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत ये बात आपको बताई जाती है कि किसी भी विषय का जब हम क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित अध्ययन करते हैं तो वही किस रूप में बदल जाता है, वही विज्ञान के रूप में बदल जाता है। क्या, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें विज्ञान का अर्थ है कि जब भी हम किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और इसके साथ साथ क्या करते हैं, सुसंगठित अध्ययन करते हैं, किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ध्रुव पटेल जी कह रहे हैं कि आपने डीएलएड किया है। डीएलएड आपने किया है या बीएड किया, ये नहीं महत्वपूर्ण है ध्रुव कुमार जी। महत्वपूर्ण यह है कि आपने ग्रेजुएशन में साइंस से आपने बीएससी किया था या आपने बीए किया था या आपने बीकॉम किया था। जिन्होंने साइंस से बीएससी किया होगा वो 6 to 8 में उनका जो सब्जेक्ट होगा वो साइंस एंड मैथ होगा, और जिन्होंने बीए या बीकॉम किया था अपने ग्रेजुएशन में उनका जो 6 to 8 के सीटेट में विषय होगा उनका एसएसटी हो जाएगा। तो आप इस आधार पर देखिए कि आपने एसएसटी आपने लेना है या साइंस लेना है,
आपने बीएससी किया था या बीए किया था, इस आधार पे आप देखिएगा। आइए, मानवीय विज्ञान, विज्ञान इसलिए क्योंकि जब हम विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित अध्ययन करने जाते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है मानवीय विज्ञान। अब मानवीय विज्ञान के अंतर्गत जिस प्रकार के विज्ञान को हम आप प्रयोग करते हैं उसमें एक विषय आता है जिसको हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। हम क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब यहां से सामाजिक विज्ञान को हम आगे ले चलते हैं। अच्छा, होता क्या है कि एक तो विज्ञान जो है ना, विज्ञान के अंतर्गत केवल और केवल आपको वो चीजें बताई जाती हैं जो आपके तथ्यपरक होते हैं, सामान्यतः इस प्रकार की चीजें। तो इस सामाजिक विज्ञान को और आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि हम टीचर एजुकेशन में थे, हम आप किस में थे, हम आप अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत थे। ध्रुव भाई, बीएड अगर आपने 12th के बाद आपने बीएलएड किया, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 4 साल का होता है, तो उसमें भी आपने पहले 3 साल किसी एक की तैयारी की होगी। आपने 3 साल ग्रेजुएशन और 1 साल आपका टीचर, उन दोनों को जोड़ करके वो 4 साल का पाठ्यक्रम आपका बनाया गया है एनईपी 2020 के अंतर्गत। स्टार्टिंग के 3 साल आपने क्या किया होगा, स्टार्टिंग के 3 साल आपने ग्रेजुएशन वाली चीजों को पढ़ा होगा और पीछे जाकर के आपने ट्रेनिंग किया होगा। वो कंपैक्ट है, पूरा का पूरा पैकेज है जिसको 4 साल का बीएलएड कहा जाता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि हमारी एनईपी 2020 का भाग है, या उसमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम को लागू करने का सुझाव दिया गया था, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान को और आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि हम टीचर एजुकेशन के अंतर्गत थे, तो इसको आगे बढ़ा करके अब क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया सामाजिक अध्ययन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, सामाजिक अध्ययन। इसलिए बना दिया गया क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान विषय था ना, ये सामाजिक विज्ञान विषय केवल और केवल तथ्यपरक जानकारी दे रहा था, या यूं कह लें कि केवल और केवल किताबी जानकारी प्रदान कर रहा था। हमारा जो सामाजिक विज्ञान था वो हमें क्या प्रदान कर रहा था, केवल और केवल किताबी जानकारी प्रदान कर रहा था। लेकिन हमें आपको एज अ टीचर आवश्यकता इस बात की नहीं थी कि केवल और केवल सामाजिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करें, वहां अध्ययन की बात थी। आइए समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान और अध्ययन, इन दोनों को किस प्रकार से इंप्लीकेट किया गया। मैंने आपसे कहा कि जब हमसे आपसे कहा गया कि सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत केवल और केवल किताबी ज्ञान की बात की गई, यहां पर व्यवहारिक चीजों की बात नहीं की गई, व्यवहारिकता की बात नहीं की गई। लेकिन जब हम अध्यापक बनने की प्रक्रिया में आते हैं, अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो यह देखा गया कि सामाजिक विज्ञान को और बेहतर किया जाए। इसको नाम दिया गया सामाजिक अध्ययन। इसको क्या नाम दिया गया, अब इसको नाम दिया गया सामाजिक अध्ययन। क्यों सामाजिक अध्ययन नाम दिया गया, इसलिए इसको सामाजिक अध्ययन कहा गया क्योंकि 6 to 8 का जो बच्चा है, 6 to 8 का जो बच्चा है, जिसकी उम्र 11 से लेकर 14 साल के बीच में है, वो समाज में रहता है, वो समाज में रहता है। हमारी जब एनसीएफ 2005 आई ना, कौन सी एनसीएफ 2005 जब आई, आज तो हम लोग एक नई प्रकार की एनसीएफ के प्रभाव में है, लेकिन जब एनसीएफ 2005 आई तो एनसीएफ 2005 ने इस बात पर बल दिया कि ज्ञान जो है ना, इसको रटने पर नहीं, बच्चों को ज्ञान रटने पर बल ना दिया जाए, यानी कि उनको रटाया नहीं जाए, बल्कि क्या किया जाए, उस ज्ञान को उनके व्यवहार में प्रयुक्त कर दिया, अप्लाई कर दिया जाए। एनसीएफ 2005 ने इस बात पे बल दिया कि ज्ञान बच्चों को रटने के आधार पर नहीं दिया जाए, बल्कि ज्ञान क्या किया जाए, बच्चों को अप्लाइड किया जाए, उनके व्यवहार में इस प्रकार की चीजों को इंप्लीकेट किया जाए। अगर केवल रटने तक की बात होती तो सामाजिक विज्ञान रह जाता, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बात आ गई, व्यवहार में लाने की बात आ गई, तो वही किसमें परिवर्तित हो गया, वो परिवर्तित हो गया सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, जिसको आप एसएसटी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हैं, एसएसटी कहते हैं, सामाजिक अध्ययन। अब आज के समय में जो सामाजिक अध्ययन है हमारा, आपका, हम सबका, वो है तो सामाजिक विज्ञान का ही भाग। लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। हमसे आपसे क्या पूछा जाता है, हमसे आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो वैसे तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं,
पुरातत्व भी आ जाएगा, इतिहास भी आ जाएगा, भूगोल भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आपकी आ जाती है सामाजिक विज्ञान में। लेकिन जब आपके पाठ्यक्रम के स्तर पे बात किया जाएगा सामाजिक विज्ञान की, तो ये जो सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम आज उसको हम सामाजिक अध्ययन कह रहे हैं, उसमें आपको दिखेगा क्या? इतिहास। आपको क्या दिखेगा? एक विषय आपको दिखता है इतिहास, एक विषय आपको क्या दिखता है? दूसरा आपको दिखता है भूगोल, तीसरा आपको दिखता है सिविक्स, जिसको आप नागरिक शास्त्र कहते हैं, नागरिक शास्त्र, और चौथा जो है उसमें आपको एक और विषय मिलता है अर्थशास्त्र। अब मेरी बात समझिएगा, जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो स्ट्रक्चर है इन चार विषयों के मिलने से बनता है। इन चार विषयों के मिलने से क्या बन जाता है? आपका सामाजिक विज्ञान। लेकिन विज्ञान केवल बनता है इतिहास, भूगोल, आपकी नागरिक शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री इसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको सिविक्स बोलते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, इनके जुड़ने से। लेकिन बात यह थी ना कि जो 6 to 8 का स्टूडेंट था वो समाज में अभी ग्रो कर रहा था, अभी केवल समाज में बढ़ रहा था। तो एक होता है कि ज्ञान को एज इट इज उस तक पहुंचा देना, कॉग्निटिव डोमेन, और एक होता है साइकोमोटर डोमेन पे जाना। तो यह महसूस किया गया एनसीएफ 2005 के बाद कि ज्ञान जो कॉग्निटिव डोमेन से आगे बढ़ करके अब साइकोमोटर डोमेन तक जाने की जरूरत है। और साइकोमोटर डोमेन तक जाने का मतलब है कि जो बच्चा समाज में रहेगा वो इन विषयों के माध्यम से, जो इन विषयों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसको वह क्या करेगा? उपयोग में लेकर के आएगा। नहीं, आज एप्लीकेशन क्लास नहीं हो रही होगी आप लोगों की, ठीक है, आज क्लास यहीं पे हो रही है आपकी, एप्लीकेशन वाली क्लास आज नहीं होगी, एसएसटी की एप्लीकेशन वाली क्लास आज नहीं होगी। ठीक है, तो इनकी सहायता से हम तथ्यपरक ज्ञान को प्रयोग में लाते हैं सामाजिक विज्ञान। और इसमें जब हम प्रयोग वाली चीजों को जोड़ देते हैं कि कोई बच्चा अपने समाज में रहकर कैसे उनको इंप्लीकेट करेगा, तो वो सामाजिक अध्ययन के हिस्से में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमारा जो सामाजिक अध्ययन है उससे कुल कितने प्रश्न आते हैं, मैंने आपको बताया कि भाई इससे आपको कुल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? इससे आपको मिलेंगे कुल 60 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। और बहुत बड़ा रोल इसका है, अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके 6 to 8 के सीटेट में 60 क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। बड़ा रोल इसलिए इस प्रकार से इसमें है कि आप देखेंगे कि पहले के ये जो 4 हिस्से हैं, ये वाले, यहां से आपको 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल जाते हैं, कभी 38, 35 भी हो जाएगा, पर अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपकी जो इकोनॉमिक्स है, कहने को 40 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। रेस्ट जो 20 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, यानी कि जो 20 क्वेश्चन यहां से बचे हुए हैं, जे आपके आते हैं पेडागोजी से। 20 क्वेश्चन कहां से आएंगे? 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आएंगे। और 40 क्वेश्चन कहां से आते हैं? 40 क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। तो ये दो हिस्से मिल करके, यानी कि एक विज्ञान और दूसरा इसका जो शिक्षण वाला हिस्सा है, इन दोनों को मिलकर के 60 क्वेश्चन का कंप्लीट पैकेज आपका एसएसटी का बनता है। तो ये इतिहास, भूगोल और बाकी के जो आपके नागरिक शास्त्र या फिर हमारा जो अर्थशास्त्र है, इसको आप संबंधित विषय अध्यापक गुरुजी के साथ पढ़ रहे हैं। और जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो पेडागोजी का हिस्सा आएगा 20 नंबर का, वो आप हमारे साथ सीखेंगे, वो आप हमारे साथ सीखेंगे। ठीक है, कोई समस्या किसी को? बताइएगा भाई। ये हिस्से आप गुरुजी लोगों के साथ सीख रहे हैं, और ये जो 20 क्वेश्चन का हिस्सा बचेगा वो आप लोग हमारे साथ देखेंगे। ठीक है, एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए। आप सब लोग एक बार वीडियो को क्या कर लीजिए, आप सब लोग एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है,
चलिए एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आइए हम आप इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि जो 20 क्वेश्चन का पूरा हमारा हिस्सा होगा, इसके अंतर्गत हमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। 20 क्वेश्चन का जो हिस्सा होगा उसके अंतर्गत हमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, आइए हम इस पे बात कर लेते हैं पूरा। ठीक है, तो हमारा जो पेडागॉजिकल इशू है, देखिए इसमें हमें आपको कुल क्या पढ़ना होगा, कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन के लिए हमें आपको यहां पर तैयारी करनी होगी। कितने क्वेश्चन की? 20 क्वेश्चन का यहां पर हमें आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। इसमें जो सबसे पहला बिंदु हम आप पढ़ेंगे ना, वो क्या है, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम आप समझेंगे इसकी अवधारणा को समझेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अवधारणा को हम और आप समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम आप समझेंगे इसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, दो बिंदु यहां पर हम लोग सीखेंगे, पहले अवधारणा के विषय में समझेंगे, बात करेंगे, और फिर हम इसकी प्रकृति के विषय में बात करेंगे। अच्छा, अवधारणा क्या होती है और प्रकृति क्या होती है, सामान्य परिचय यहां प्राप्त करेंगे, पूरे सिलेबस के विषय में एक सामान्य परिचय यहां प्राप्त करेंगे, इसके बाद एक एक पॉइंट को हम लोग आगे डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अवधारणा के विषय में बात करें तो पहले हमें आपको यह जानना पड़ेगा ना कि जो एसएसटी है, ये पूरी की पूरी एसएसटी की उत्पत्ति कैसे है, मतलब पूरा ये जो कंप्लीट पैकेज बन रहा है 4 विषयों को मिला करके, ये कैसे बन रहा है, इसकी अवधारणा क्या है, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विषय कैसे काम करता है एक विद्यार्थी के जीवन में, एक अध्यापक के जीवन में, एक नागरिक के तौर पे हमारे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपने इतिहास की जानकारी होनी जरूरी है, हमें अपने भूगोल की जानकारी होनी जरूरी है, हमें उस वास्तविक स्थल की, उस वास्तविक जगह की जानकारी होना जरूरी है जहां पे हम आप हैं, हमें आपको अपनी अर्थव्यवस्था की सामान्य जानकारी होना जरूरी है, और फिर इन सब के बाद संविधान, अपनी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इनके विषय में भी हमें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आज का जो 6 to 8 का विद्यार्थी होगा जिसको आप पढ़ा रहे होंगे एज अ टीचर, आगे चल करके वही देश का नागरिक बनेगा। उसकी नींव क्या करनी है, आपको मजबूत करनी है। तो सबसे पहले हम और आप समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसएसटी, सोशल साइंस की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का विषय है। अगर इसमें इतिहास, भूगोल और उसके बाद नागरिक शास्त्र की बात करते हैं और फिर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो चारों विषय कैसे हम एक साथ पढ़ते हैं, तो इसको हम अलग अलग नहीं पढ़ने जाते हैं। 6 to 8 में जब हम आते हैं तो हम इन विषयों को अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, हम इन विषयों को एक साथ जोड़ करके पढ़ते हैं। ये क्या है, ये अंतर विषयक संबंध इन सब के अंतर्गत होता है। चारों विषयों में क्या है, अंतर विषयक संबंध है। इतिहास का संबंध भूगोल के साथ मिलेगा आपको, भूगोल का इतिहास के साथ, इन दोनों का आपको नागरिक शास्त्र के साथ, नागरिक शास्त्र का इतिहास और भूगोल के साथ, या इन तीनों का आप देखेंगे अर्थव्यवस्था के साथ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक बार सब लोग कमेंट कीजिएगा, एक बार सब लोग कमेंट कीजिएगा कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जब इसके अवधारणा के विषय में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सब क्या है, ये सब अंतर विषय हैं, इन सभी अंतर विषय संबंध है चार के चारों जो आपके विषय है। भाई कोई इतिहास की घटना है तो इतिहास की घटना को हम कैसे देखेंगे, भूगोल के दृष्टिकोण से पता चलेगा कि ये इतिहास में घटना घटित हुई तो कहां पर घटना घटित हुई थी, कहां पर घटना घटित हुई थी, उसका प्रभाव क्या पड़ गया राज्य के ऊपर। एक एग्जांपल समझिएगा कि कैसे ये चारों एक साथ काम कर रहे हैं। अतीत में कोई इतिहास का युद्ध हुआ, किस तिथि को हुआ, किस वर्ष हुआ, ये इतिहास की घटना। कहां पर हुआ, भूगोल, पानीपत में हुआ। अब पानीपत किस राज्य के अंतर्गत आएगा वो समझना, उसका प्रभाव क्या पड़ गया हमारे शासन व्यवस्था पर, उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर उस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ गया, ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और नागरिकों का क्या योगदान रहा, नागरिकों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा उसका सीधे तौर पे, ये नागरिक शास्त्र के अंतर्गत। कहने का अर्थ यह है कि जब आप एसएसटी पढ़ने जाएंगे, सामाजिक अध्ययन पढ़ने जाएंगे 6 to 8 के अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको
कहानियों के माध्यम से, एक किसी कहानी के माध्यम से, कहानी चार्ट के माध्यम से आपको सारी की सारी बात बता दी जाएगी। किसके माध्यम से? कहानी चार्ट, स्टोरी चार्ट के माध्यम से आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी। उसी एक कहानी में ऐतिहासिक घटना का भी उल्लेख होगा, भौगोलिक स्थिति का भी उल्लेख होगा, उसके साथ साथ उसका आप देखेंगे कि नागरिकों के ऊपर प्रभाव दिखाई पड़ेगा और उसका अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य पर भी प्रभाव दिखाई पड़े। यह है आपका पूरा एसएसटी एक प्रकार से। दूसरी तरफ आएंगे और हम आप इसके नेचर के विषय में, इसकी प्रकृति के विषय में बात करेंगे कि एसएसटी जो है ये क्या है, क्या ये विज्ञान है अथवा ये कला है अथवा ये दोनों है। इसके विषय में बात करेंगे कि अगर एसएसटी को हम एज अ साइंस देख रहे हैं, अगर हम एसएसटी को एज अ साइंस देख रहे हैं तो किस आधार पर ये विज्ञान कहलाएगा एसएसटी? क्या ये विज्ञान के टर्म्स कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? अगर कर रहा है तो किस प्रकार से, हम इसके विषय में बात करेंगे। हमारी आपकी चर्चा होगी कि अगर सामाजिक अध्ययन एक कला है, एसएसटी इज एन आर्ट, अगर ये कला है तो किस प्रकार से ये कला है, किन आधार पे हम इसको कला के तौर पर डिफाइन कर रहे हैं, और अगर यह दोनों है तो किस आधार पे कला और विज्ञान दोनों है। एज अ टीचर हम इसे कैसे ले सकते हैं, एज अ स्टूडेंट के तौर पे किस रूप में एक बच्चे को 6 to 8 में इसको देखना चाहिए, तो हम इस पे बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला जो हिस्सा आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड डिस्कोर्स। एसएसटी को लेकर के क्या क्या क्लासरूम एक्टिविटी की जा सकती है। अब देखिए, जैसे ही क्लासरूम एक्टिविटी की बात आएगी, क्लासरूम प्रोसेस की बात आएगी, एक्टिविटी की बात आएगी, आप समझिएगा कि प्रत्येक विषय के दृष्टिकोण से आपको देखना होगा। आपको क्या करना होगा? प्रत्येक विषय के दृष्टिकोण से आपको देखना होगा। इतिहास के दृष्टिकोण से आपको देखना होगा, भूगोल के दृष्टिकोण से आपको देखना होगा, आपको सिविक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, और फिर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एक्टिविटी क्लास में की जा सकती हैं, क्या क्या एक्टिविटी कराई जानी चाहिए। एज अ स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार की चीजों के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये सारी चीजें, सारे विषयों की, सारे बिंदुओं का डिस्कशन यहां पर किया जाएगा। क्लासरूम प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए और क्या क्या डिस्कोर्सेस उसमें लागू होने चाहिए जब हम लोग एसएसटी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इसके विषय में बात करेंगे। आएंगे रोली जी, कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे। पहले ये चीजें स्पष्ट हो जाए कि हमें आपको क्या क्या यहां पर देखना होगा। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पहलू हम लोग देखेंगे, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अभी जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो हमारे एनसीएफ 2005 से स्टार्ट हुआ, आज भी हम देख रहे हैं, है ना, उसमें क्या है, सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि हमें आपको जो करना है वो विश्लेषणात्मक चिंतन की ओर जाना है। किस ओर जाना है? हमें आपको विश्लेषणात्मक चिंतन की ओर जाना है, क्रिटिकल थिंकिंग की ओर जाना है। अब एक एसएसटी के स्टूडेंट के अंतर्गत सामाजिक मुद्दों को लेकर के आलोचनात्मक चिंतन को हम कैसे विकसित कर सकते हैं। सामाजिक मुद्दों को लेकर के जो सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज क्या हो सकते हैं, समाज के मुद्दे क्या हो सकते हैं। क्योंकि एक विद्यार्थी जो है, एक जो विद्यार्थी है वो समाज का एक हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा है। अगर वो समाज का जो है अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल क्वेश्चन आता है भाई, इससे सारे से क्वेश्चन आता है। आप समझिए, इन सारे बिंदुओं से प्रश्न आता है और वो सारे बिंदु आपको यहां पर टारगेट ऑन की इस क्लास में बताए जाने हैं, जो कि आपको एग्जाम में मिलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको धैर्य रखना होगा और समर्पण भाव होना चाहिए आपके अंदर सीखने के लिए। निरंतरता का होना बड़ा आवश्यक है। प्रतिदिन किया जाने वाला प्रयास आपका निरंतर कहलाएगा, लगातार जो किया जाएगा। तो हम आप मिलकर के एक एक बिंदु को सीखेंगे। अभी हम स्टार्टिंग प्रोसेस में हैं, शुरुआती चरण में हैं, शुरुआती दौर में हैं, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न कहां से आते हैं, उनकी वास्तव में स्ट्रक्चर क्या है, किन चीजों की संभावना अधिक होती है। अभी हम लोग इस पर डिस्कस करें। पहली क्लास आज है, बहुत हार्ड फास्ट कुछ नहीं है कि नहीं आज ही खत्म करना है,
नहीं नहीं नहीं, आज नहीं खत्म करना है। पहले हमने अपने बेस को मजबूत करना है। नींव मजबूत रहेगी तो मकान आप चाहे जितना मंजिला खड़ा कर लीजिए आप, बस आपको अथॉरिटी से अलाउ कराना होगा, लेकिन नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो अभी हम उस नींव को गढ़ने में लगे हुए हैं, उस नींव को बनाने में लगे हुए हैं जिसके ऊपर आप बहुमंजिला इमारत खड़ी करेंगे। एक दो मंजिला नहीं, आप क्या करेंगे, आप बहुमंजिला इमारत खड़ी करेंगे। हम उस नींव को बनाने में भी लगे हुए हैं। ठीक है, आइए। तो सामाजिक मुद्दों को लेकर के बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, आलोचनात्मक समझ होनी चाहिए, आलोचनात्मक चिंतन कर सकता हो वो। अब सामाजिक मुद्दे क्या हैं, बहुत सारे। जैसे हमसे कह दिया जाए अधिकारों की बात कर लिया जाए, किसी नागरिक के अधिकार की बात कर ली जाए, हम लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं इस बात को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। लेकिन राइट्स के साथ साथ हमारी क्या है, ड्यूटीज भी तो हैं कि नहीं है। भाई एसएसटी पढ़ेंगे तो आप अपने मौलिक अधिकारों के विषय में बात करेंगे, मूल अधिकारों की बात करेंगे। लेकिन जब मूल अधिकारों मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो कहां भूल जाते हैं कि आपके कर्तव्य भी तो हैं। मुद्दा है एक कि लोग अधिकारों की बात करते हैं कि पिता की जमीन पर मेरा पैतृक अधिकार है। धन्यवाद ध्रुव जी। तो आप ये समझते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार है, पिताजी की संपत्ति है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मुझे ही मिले। लेकिन पिताजी के प्रति आपके कर्तव्य भी तो हैं। अगर आप कर्तव्य से विमुख हो गए, प्रीति जी क्लास डेली चलने वाली है, ठीक है, अगर आप कर्तव्यों से विमुख हो गए तो अधिकारों की बात तो नहीं कीजिए। लेकिन नहीं, हमारे संविधान ने भी हमें कुछ अधिकार कुछ कर्तव्य बताए हैं। हम कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते, लेकिन अधिकारों के लिए हम लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, जूझ जाते हैं और उनको लेकर रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन केवल अधिकार की बात नहीं है यहां पर, यहां बात तो हमारे कर्तव्य की भी है। यहां बात पर जनसंख्या की भी होगी, यहां बात प्रदूषण की भी होगी, यहां तो बात आतंकवाद की भी आएगी, यहां तो बात अर्थव्यवस्था की भी हमारी होगी, हमारी जीडीपी की बात होगी, यहां पर भारत की सीमाओं की बात होगी, यहां पर भारत के गौरवशाली इतिहास की बात होगी, भारत के स्वाधीनता आंदोलनों की बात होगी, भारत के स्वाधीनता सेनानियों की बात होगी, सबकी बात होगी। मुद्दे हैं, इन सब पे डिबेट होती है, चर्चा होती है। आपको ये जो जानकारियां दी जाएंगी, उन जानकारियों को आप सामाजिक मुद्दे के तौर पे समझेंगे। आपके अंदर समझ, आलोचनात्मक समझ आपके अंदर आनी चाहिए। आलोचनात्मक रूप से आप चिंतन करेंगे, क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे कि एक बिंदु का, आप डाइवर्जेंट थिंकिंग की ओर जाएंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर जाएंगे, समस्या समाधान की ओर जाएंगे। हम इस दिशा में काम करेंगे। तो हम लोग इस पे डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग कैसे 6 to 8 के बच्चों में एसएसटी को लेकर के, एसएसटी की जो बातें हैं, जो उसके अंतर्गत इंक्लूडेड पॉइंट्स हैं, उनको लेकर के कैसे हम बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाए, इसको लेकर काम करना होगा। ये समझ उनके अंदर कैसे विकसित की जा सकती है, इसके विषय में हमारी आपकी चर्चा होगी। क्वेश्चन यहां से आपको मिलता है, जैसा भी किसी विद्यार्थी ने कहा कि पिछली बार भी यहां से क्वेश्चन आएगा। तो एक ऐसा यूनिक टॉपिक है ये जहां से क्वेश्चन आना एक प्रकार से निश्चित होता है, फिक्स होता है, पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट मतलब पहले ही कह दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आइए और आगे आते हैं, एक और पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। चलिए, इंक्वायरी, एम्पिरिकल एविडेंस, जांच परख समझ करेंगे, पूछताछ करेंगे, जानकारी लेंगे, हमारे जो एविडेंसेस हैं उनके विषय में हम देखेंगे कि एसएसटी विषय का प्लेस क्या है हमारे करिकुलम में। 6 to 8 में व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एसएसटी इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में एसएसटी का स्थान क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। 6 to 8 के विद्यार्थी को एसएसटी क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, हम इस विषय में बात करेंगे। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, हम इस विषय में बात करेंगे। जीवन की में एसएसटी का उपयोग बच्चे कैसे करेंगे, हम इस विषय में बात करेंगे। इसके जो सोर्सेज एविडेंसेस हैं हम लोग उसके विषय में बात करेंगे।
साक्ष्य प्रमाणों के विषय में बात करेंगे, शिक्षण शास्त्र को लेकर के उस पर भी चर्चा होना आवश्यक है, उस पर बात करेंगे। अगला जो बिंदु जिस पे हम आप डिस्कस करेंगे वो होगा प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस या सोशल स्टडीज। हम उन समस्याओं के विषय में बात करेंगे जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान एक अध्यापक में महसूस की जाती है, एक अध्यापक महसूस करता है कक्षागत परिस्थिति के अंतर्गत, या कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं एसएसटी के टीचिंग में। आती है, कई बार समस्याएं आती हैं। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो किसी भौगोलिक स्थिति को बताने में आपको समस्या हो सकती, कठिनाई हो सकती है। उस कठिनाई परेशानी से आप कैसे निकलेंगे, आप दो भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना कैसे करेंगे, समस्या हो सकती है। ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में कैसे बच्चों को जीवंत या सजीव प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे कि बच्चे उन चीजों को समझ जाएं बड़ी आसानी के साथ, समस्या आती है। अर्थव्यवस्था को पढ़ाने के बताने के दौरान, और अर्थव्यवस्था है क्या, जीवन में रुपए का उपयोग, महत्व, बाकी सारी जो भी चीजें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं उन सारी चीजों के विषय में बताते हुए समस्या परेशानी होती है उसके विषय में। फिर एक नागरिक के तौर पे आपको तैयार करने में, एक नागरिक के तौर पर एक विद्यार्थी को तैयार करने में क्या समस्या होती, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेस, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके विषय में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगर विद्यार्थियों के साथ समस्या है तो उन समस्याओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं, बात करेंगे हम आप इसके विषय में, ठीक है। फिर हमारी आपकी चर्चा आंकड़ों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्या हम स्रोत के विषय में बात करेंगे, हम प्रॉब्लम सोर्सेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो स्रोत हैं आंकड़े प्राप्त करने के। भाई इतिहास के विषय में ऐतिहासिक घटना हम पढ़ा रहे हैं तो उस ऐतिहासिक घटना का स्रोत क्या है, प्राथमिक है, द्वितीयक है। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक स्रोत और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक स्रोत। एसएसटी को पढ़ाने के लिए एसएसटी से संबंधित जो डाटा आपको मिलता है वो कहां से मिला, प्राइमरी सोर्सेज से या सेकेंडरी सोर्सेज से, बात करेंगे। अब देखो, अगर मैं कोई बात कह रहा हूं सीधे तौर पे मुझसे आप प्राप्त कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैंने कहीं वर्णन कर दिया, मुझसे आप प्राप्त कर रहे हैं, तो हमेशा ये क्या होता है, प्राइमरी होता है। अगर आप डायरेक्ट वहां से संपर्क में आते हैं, जो ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहां से सूचना का जन्म हो रहा है, अगर आप प्रत्यक्ष उसके संपर्क में आ रहे हैं तो प्राइमरी सोर्स होगा। लेकिन जब आप किसी अन्य के माध्यम से, थर्ड पार्टी से होते हुए सूचना आप तक पहुंच रही है तो सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है प्राइमरी सोर्स कौन सा होगा, सेकेंडरी सोर्स कौन सा होगा, ये लगातार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के विषय में। तो हम और आप जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के विषय में भी क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। फिर हमारी आपकी चर्चा अगले बिंदु पे आ जाएगी, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स के बाद प्रोजेक्ट वर्क पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएसटी के अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट वर्क आ सकते हैं जो विद्यार्थियों को दिया जा सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क की सहायता से बच्चों को सिखाना बहुत आसान है। बच्चों को सिखाना क्या है, आसान है। तो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग बोला जाएगा आपसे, बेस्ट वे ऑफ टीचिंग बोला जाएगा, तो कहेंगे सर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हम प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। क्या, प्रोजेक्ट मेथड, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों को हम प्रोजेक्ट देते हैं, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं से उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हैं। और जब बच्चे स्वयं से खुद से उस प्रोजेक्ट को हल करते हैं, जब बच्चे उस प्रोजेक्ट को खुद से हल करते हैं तो उसका ज्ञान क्या होता है, उनके अंदर स्थायी होता है, अस्थायी ज्ञान, भूलने की स्थिति नहीं होती है। तो हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट वर्क क्या क्या हो सकते हैं एसएसटी के अंतर्गत जो बच्चों को दिए जाए, क्यों प्रोजेक्ट वर्क इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों प्रत्येक बच्चे के लिए जरूरी होता है,
एक अध्यापक को अपने विषय वस्तु को बेहतर प्रकार से सीखने के लिए, सिखाने के लिए क्यों जरूरी होता है? प्रोजेक्ट वर्क, बात करेंगे इसके विषय में। आगे आइए। फिर हम आप बात करेंगे इवैल्यूएशन के विषय में, बात करेंगे मूल्यांकन के विषय में बात करेंगे, क्योंकि अगर हमने सारी गतिविधियां कर रखी है तो निश्चित रूप से हमें आपको उसका क्या करना होगा, मूल्यांकन भी करना होगा। मूल्यांकन भी कई प्रकार से करेंगे। मूल्यांकन में देखिए हमें आपको पढ़ना होगा सबसे पहले इस बात को लेकर के कि मूल्यांकन से पहले एक प्रक्रिया अपनाई है जिसको हम मापन कहते हैं, हम ये देखेंगे। और फिर हम आप देखेंगे मापन के अलग अलग स्तर होते हैं, हम आप उसे भी समझेंगे। मापन के अलग अलग स्तर होते हैं, हमें आपको उसे भी समझना है, उन स्तरों को भी जानना है, जानेंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया में जब आप आएंगे तो सीसीई को पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। सामाजिक विषय के अंतर्गत कैसे सीसीई को लागू किया जा सकता है, कैसे बेहतर प्रकार से हम आउटपुट ले सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। और सीसीई के अंतर्गत स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात की जाएगी, विद्यालय आधारित आकलन की बात की जाएगी, तो आप जानते हैं कि उस आकलन की प्रक्रिया में आपको कई प्रकार के आकलन देखने को मिलेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो कई प्रकार के आकलन की बात है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के समान आकलन, के रूप में आकलन, ये कई सारे बिंदुओं को, कई सारे पहलुओं को हमें आपको क्या करना होगा, इसके अंतर्गत पढ़ना होगा, इस बात को समझना होगा। पूरा का पूरा हिस्सा यहां तक हमें आप पढ़ने के बाद तब आप कहेंगे कि देखिए जो बिंदु दिए गए हैं सीटेट के पेडागोजी वाले हिस्से के अंतर्गत, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इवैल्यूएशन की बात कर लें या फिर हम बात कर लें प्रोजेक्ट्स वर्क की बात कर लें, या हम आप बात कर लें सोर्स प्राइमरी सेकेंडरी जो इनके विषय में बात कर लें, या फिर इनके विषय में बात कर लें कि प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग क्या है इसके विषय में बात कर लें, या फिर हम लोग इंक्वायरी एविडेंसेस के विषय में बात कर लें, यहां पर चर्चा कर ली जाए डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर ली जाए, क्लासरूम प्रोसेस की बात से बात कर लिया जाए, या फिर बात कर लिया जाए कॉन्सेप्ट एंड नेचर। ये सारी चीजें मिलकर के तो आपका जो है एसएसटी के सिलेबस को क्या करती हैं, तब जाकर के ये सब मिलकर के एसएसटी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी बातें और रह गई हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, हमें आपको उसके विषय में भी जानने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि प्लेस ऑफ एसएसटी इन 6 to 8 करिकुलम, 6 से 8 के पाठ्यक्रम में एसएसटी का स्थान क्या है, वैल्यूज पढ़ेंगे, इसके महत्व को पढ़ेंगे। हमें आपको देखना होगा एक अच्छा एसएसटी टीचर कैसे हो सकता है, कौन कौन सी क्वालिटीज एक अच्छे एसएसटी टीचर के अंतर्गत पाई जानी चाहिए। जो बिंदु इसमें नहीं दिए गए उस पर भी हमें आपको बात करनी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। टीएलएम क्या है, एसएसटी पढ़ाने के दौरान एक टीचर जो है वो क्या क्या टीएलएम यूज कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीएलएम जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा क्या कर देते हैं, और ज्यादा इफेक्टिव कर देते हैं, और ज्यादा प्रभावशाली कर देते हैं। तो हम आप टीएलएम के विषय में बात करेंगे। हमें आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब हम एसएसटी का शिक्षण कार्य कर रहे होंगे तो हम कौन सा टीचिंग मेथड यूज करेंगे, कौन सा शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा एसएसटी पढ़ाने के दौरान। सूत्रों के विषय में, जो ट्रेडिशनल चीजें, सूत्रों के विषय में, सामान्य सिद्धांतों के विषय में, इन सब के विषय में भी हमें आपको बात करनी होगी। हमें एसएसटी पढ़ाने के दौरान कैसे एग्जाम्पल यूज में लाने चाहिए, सारी चीजों को हम व्यवहारिक रूप से देखेंगे। देखो यूपीटेट और सीटेट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये नदी के दो ऐसे छोर हैं जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। यूपीटेट और सीटेट या फिर किसी और राज्य की पात्रता परीक्षा और केंद्रीय पात्रता परीक्षा, ये नदी के दो ऐसे किनारे हैं, दो ऐसे हिस्से हैं, दो ऐसे छोर हैं जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यूपीटेट पास करने के लिए आपको रटने की प्रवृत्ति आनी चाहिए, आपको तथ्य पता होने चाहिए, और सीटेट उत्तीर्ण करने के लिए आपको तथ्य नहीं, आपको तर्क की आवश्यकता है। आपको तथ्य नहीं, आपको तर्क की आवश्यकता है। वो तर्क आप कैसे विकसित करेंगे अपने अंदर, अध्यापक बनने के बाद विद्यार्थियों के अंदर उस प्रकार के आलोचनात्मक चिंतन को आप कैसे विकसित करेंगे, इसकी तैयारी करनी हमें आपको। तो पूरा का पूरा ये सीटेट का हिस्सा होगा जिसमें हम लोग इतनी सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन
कहते तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन कई बार 18-15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पर हम मान के चलते हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन इस पेडागोजी वाले हिस्से के अंतर्गत आएंगे। इसमें हम और आप मिलकर के इतने बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है कि सीटेट क्या है, सीटेट में एसएसटी क्या है, एसएसटी में पेडागोजी क्या है, यानी कि अध्ययन के मुद्दे क्या है ना। हमने इन सारे बिंदु पे चर्चा कर ली। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी आप कमेंट कीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है, कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास की इंफॉर्मेशन, क्लास की टाइमिंग, क्लास का समय आपको बताया जाएगा कि ये क्लास जो एसएसटी पेडागोजी क्लास होगी वो प्रतिदिन किस समय पे क्लास होगी, क्या टाइम शेड्यूल होगा और किस वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे। थ्योरी का मतलब ये कि जो इसके फंडामेंटल चीजें हैं हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन को भी करेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे तो उनको अप्लाइड क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे, यानी कैसे उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसको ध्यान में रख करके हम आप समझने का प्रयास करेंगे, हम आप जानने का प्रयास करेंगे, हम आप सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तक की पूरी रणनीति, पूरी योजना यही है। आपने विश्वास टारगेट ऑन के साथ जरूर बनाए रखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी संस्था के प्रति, अपने गुरु के प्रति विश्वास रखना, क्योंकि जहां आपका विश्वास टगमगाता है वहां पर ज्ञान जो है ना छोटा पड़ जाता है। ठीक है, तो टारगेट ऑन पूरी तरह से इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि आपकी सीटेट की परीक्षा के लिए आपकी भरपूर जितना भी आवश्यक होगा संपूर्ण तैयारी आपकी यहां से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, सारी चीजों की क्लास चलेगी, सारी चीजों की क्लास चलेगी। अभी ये केवल और केवल आपको एक प्रकार से इंट्रो प्रोवाइड किया जाता, सारे विषयों को लेकर के पूरा उसका कंप्लीट पैकेज आपको वेल स्ट्रक्चर्ड आपको टारगेट ऑन प्रोवाइड करेगी। कितने दिन में हम पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं, कैसे कैसे आपके साथ काम करने वाले हैं, उसमें आपका रोल क्या होने वाला है, वो सारी चीजें आपको डिस्कस की जाएंगी, बिल्कुल पब्लिकली बताई जाएंगी। और विश्वास कीजिए कि हम लोग अपने उस लक्ष्य को जो सेट करेंगे टारगेट, उसको अचीव करने के बाद आपसे शेयर भी करेंगे कि हमने किया है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सीटेट का कंप्लीट पैकेज एक प्रकार से यूट्यूब पे उपलब्ध कराने के लिए टारगेट ऑन फुल्ली डेडिकेटेड है। ठीक है, दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है। जिनकी जिस प्रकार की आवश्यकता है उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए वह पेपर महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल रामजीत जी, जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले हमारे जो भी गुरुजी लोग हैं वो सब एनसीईआरटी से ही सारे डाटा को कलेक्ट करके सारे कंक्लूजन को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होते हैं। इसमें कोई भी इब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है, जरा सा भी किंतु परंतु नहीं है। एनसीईआरटी से लिए गए सारे डाटा आप सबके बीच में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सब निश्चिंत रहें। आज की क्लास का हमारी समय यहां पे पूरा होता है, हम यहां पे इसको समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा। यहां से आगे की चीजों को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसको लेकर के हमारी आपकी चर्चा होगी, डिस्कशन होगी। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मोस्ट प्रॉब्लम है कि कल 1 बजे ही मैं आपके बीच में लाइव आऊंगा। कल जब 1 बजे आपके बीच में लाइव आऊंगा तो इससे आगे की चीजों को हम स्टडी करेंगे और हम यहां से अपने पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एसएसटी, हम यहाँ की इसकी यानी कि सामाजिक अध्ययन की अवधारणा से अपने बिंदु को स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमारे साथ आप जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। राम नाम, नमस्कार, दुआ सलाम, जय हिंद।